के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं। दो टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं जिनको हमने मेजर किया है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े हैं और लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े हैं। इसी तरह वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। वैसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हम उसकी डायमेंशंस से मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम होता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज इट्स वॉल्यूम। एक सॉलिड रेगुलर ऑब्जेक्ट है, एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम अगर हमने फाइंड करना है तो उसकी 3 डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम इजीली उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक लिक्विड है, उसका वॉल्यूम हम इतना इजीली फाइंड नहीं कर सकते कि हम स्केल लेके सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह लिक्विड के वॉल्यूम को हम मेजर करें। या फिर कोई पाउडर्ड ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम भी हम यूजिंग डायमेंशंस मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग सिलेंडर। इट इज़ यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। ये एक ग्लास का सिलेंडर है और इसके ऊपर स्केल बना होता है। वेरी करता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा मेजरिंग सिलेंडर है। 100 मिलीलीटर से लेके 2500 मिलीलीटर तक के मेजरिंग सिलेंडर नॉर्मली यूज होते हैं। हाइट वाइज इसका स्केल है, इसके अंदर अगर हम लिक्विड फिल करते हैं तो जहाँ तक इसके ऊपर जो स्केल बना हुआ है, लिक्विड लेवल जिस जगह पे भी आएगा वो उसका वॉल्यूम होगा। लेट्स ये स्केल, ये मेजरिंग सिलेंडर है 200 मिलीलीटर का, इसकी रेंज है 200 मिलीलीटर। इसमें हम 200 मिलीलीटर का लिक्विड या पाउडर्ड ऑब्जेक्ट डाल के उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। इस टाइम पे एक लिक्विड प्लेस किया हुआ है और उसका वॉल्यूम आ रहा है अबाउट 115 मिलीलीटर। जिस लाइन तक ये लेवल अचीव होगा, उस लाइन की जो भी रीडिंग होगी हम उसको देखते हुए बता सकेंगे कि इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना है। सिर्फ लिक्विड का वॉल्यूम ये नहीं मेजर कर सकता, और भी इसके पर्पस हैं। मेजरिंग सिलेंडर्स आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, दिस इज फर्स्ट थिंग। और पाउडर्ड सब्सटेंसेस, लिक्विड का वॉल्यूम और पाउडर्ड सब्सटेंसेस का वॉल्यूम, ये दो चीज़ें मेजर कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन irregular shape solid insoluble in a liquid by displacement method। इस मेजरिंग सिलेंडर की थर्ड एप्लीकेशन है कि हम इससे एक इरेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। रेगुलर शेप है, जैसे क्यूब की बात हुई है, उसका वॉल्यूम मेजर करना इजी है। लेकिन इरेगुलर शेप कोई भी स्टोन है, अगर हम उसका वॉल्यूम मेजर करना चाहें तो हम उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो किस शेप में स्टोन है। लेकिन मेजरिंग सिलेंडर को हम यूज़ करते हुए उस इरेगुलर शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, दैट सॉलिड शुड बी इनसॉल्युबल इन अ लिक्विड। जिस लिक्विड में हम उस ऑब्जेक्ट को, इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को डिप करेंगे, वो सॉलिड इनसॉल्युबल होना चाहिए, लिक्विड के अंदर वो डिज़ोल्व नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट बीच में प्लेस करें लिक्विड में कि जो थोड़े से टाइम के बाद उसमें डिज़ोल्व हो जाए और हम उसका वॉल्यूम मेजर ही ना कर सकें। सिंपल लिक्विड और पाउडर का तो मेजर करना इट्स वेरी इजी कि जैसे ही हमने इसमें लिक्विड या पाउडर फिल किया मेजरिंग सिलेंडर में तो हम अपने स्केल से देख के बता देंगे कि उसका वॉल्यूम कितना है। लेकिन जो हमने इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करना है, उसके लिए मेथड ये है कि कोई भी लिक्विड हम फिल करेंगे इस मेजरिंग सिलेंडर में। लेट्स हम इसमें वाटर फिल करते हैं और इरेगुलर शेप स्टोन का हमें वॉल्यूम मेजर करना है। वाटर फिल करने के बाद लेट्स वाटर हमने फिल किया है अप टू 100 मिलीलीटर, और इसमें जब हमने स्टोन डिप किया है तो इसका वॉल्यूम, इसका लेवल राइज कर जाएगा
लेट्स इट रीचेज टू 140 मिलीलीटर। तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्टोन इसमें प्लेस करने से वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है 100 मिलीलीटर से लेके 140 मिलीलीटर। तो हम अपना फाइनल वॉल्यूम 140 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनिशियल वॉल्यूम से 100 मिलीलीटर से, विच विल बी 40 मिलीलीटर। ये हमें बता देगा कि स्टोन का वॉल्यूम 40 मिलीलीटर है। अब उसने बगैर शेप के बता दिया है, शेप को कंसीडर ही नहीं किया कि वो इरेगुलर शेप कैसी थी, वो रेगुलर थी भी या नहीं। रेगुलर ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं सॉलिड, और इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट भी डाल के हम उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, कोई डिस्टेंस कवर किया है, हाइट इसकी राइज हुई है, दैट्स वाई वी कॉल्ड दिस मेथड एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसी को आप एक वीडियो में देख लें, वॉल्यूम मेजर करते हुए इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर किया जा रहा है। To figure out the volume of something like Kids Explore Chemistry by Beretta Diaz Press. And today, as you can see here, we have a 300 milliliters of water. Now, how on earth can you figure out the volume of something like this, or even like this? This is like terrible. How can you possibly find the volume of a rock like this? Well, the answer is... इस मेजरिंग सिलेंडर में 300 मिलीलीटर तक हमने वाटर फिल किया हुआ है, और ये डिफरेंट इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस लिक्विड में ड्रॉप करेंगे और इसका लेवल राइज करेगा, जितना लेवल राइज करेगा उसको हम मेजर कर लेंगे। and plop letter A into there. Okay, here we have the water level. It is exactly at 300 milliliters. All right, so we're going to put letter A, rock A, into the water. Now let's see how much it has gone up. And we look, and it's about maybe 10, because it's between the 300 and the 350 is 325. And so, yeah, so it's about 10. इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट जब हमने प्लेस किया है, इसका लेवल राइज करके 300 मिलीलीटर से अबाउट 310 मिलीलीटर तक चला गया। इट मींस कि इस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 10 मिलीलीटर है। Let's go ahead and take that one out. Now we're doing letter B, and we're putting that one in to the water, and we're checking it, and it looks like the second rock is measured around 315. Okay, so we'll... सेकेंड इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया, उसका वॉल्यूम पहले ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है, दैट इज़ अबाउट 315 टोटल लेवल अचीव हुआ है। इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ दिस इरेगुलर स्टोन इज 15 milliliter. Take that one out. And then we have letter C, and putting that one in. Go ahead, put that one in. That looks like 320. It's higher. It's not quite between 300 and 350. So that one's a little bit bigger. Okay. And so what you do to figure out the volume of this rock is you say 300. दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिससे हम इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करते हैं। और रीडिंग लेने के लिए एक मेन चीज़ जो डिस्कस हुई है, जो हमें हमेशा जहन में रखनी चाहिए, कि रीडिंग लेने का करेक्ट तरीका ये है कि आपकी आई एग्जैक्टली वाटर लेवल के बराबर होनी चाहिए। इससे ना ऊपर लेवल हो और ना ही नीचे हो।
दिस इज़ द राइट साइड पे करेक्ट पोजीशन है वाटर लेवल चेक करने की, रीडिंग लेने की। कोई भी स्केल है, कोई भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं तो उसमें रीडिंग लेने का तरीका यही होता है कि हमारी जो आई पोजीशन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जो भी फाइनल पॉइंट अचीव हो रहा है। जैसे यहाँ पे वाटर लेवल अचीव हो रहा है तो हमारी आई एग्जैक्टली उससे मैच कर रही हो उसकी पोजीशन। अगर ऊपर से हम देखेंगे तो वाटर लेवल हमें डिफरेंट नज़र आएगा। इसी तरह अगर निचली साइड से देख रहे होंगे उस टाइम पे भी रीडिंग हमें डिफरेंट नज़र आ रही होगी। नेक्स्ट है हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। इसमें सारी डिस्कशन वही है जितनी अभी तक हो चुकी है कि किसी भी प्लेन सरफेस पे, वर्टिकल प्लेन सरफेस पे हम मेजरिंग सिलेंडर रखेंगे, उसमें वाटर फिल करें, वाटर फिल करने के बाद उसका लेवल चेक कर लें और इस लेवल को हम मेनिस्कस वर्ड यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लिक्विड्स का ये मेनिस्कस, ये जो ऊपर सरफेस बन रही होती है ये दरमियान से स्लाइटली डाउन बनती है और कुछ लिक्विड्स हैं जैसे मरकरी है उसका मेनिस्कस अपवर्ड शेप में आता है। और आगे फर्दर वही डिस्कशन है कि हमारी आई पोजीशन एग्जैक्टली लेवल के सामने होनी चाहिए ताकि हम करेक्ट रीडिंग ले सकें। मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करने का जो मेथड है, वर्किंग है, वो ये पूरा पैराग्राफ है जो हर सेंटेंस आप पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका एंड होगा up till here. Second point is pour some water into it. Note the surface of water is curved surface तक ये second point है। The meniscus of the most liquid curves downward while the meniscus of mercury curves upward. आगे डिस्कशन है कि करेक्ट मेथड क्या है और इस करेक्ट मेथड का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड टू टेक रीडिंग यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। लास्ट ये आपका पूरा पैराग्राफ, इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट मेथड ये दोनों डिस्कस हुए हुए। नेक्स्ट डिस्कशन है मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप सॉलिड। कोई भी इरेगुलर शेप सॉलिड है उसका वॉल्यूम कैसे मेजर करना है, ये डिस्कशन लिक्विड या पाउडर के लिए है। इरेगुलर शेप सॉलिड के लिए डिटेल वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको भी हर सेंटेंस को आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख के इसको एक अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अरे कहाँ पे लिखने हैं? नीट रजिस्टर्स पे। ये जो लास्ट क्वेश्चन मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड है, इसके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। How can we measure the volume of an irregular shape object? सर ये आपने हाउ टू यूज मेजरिंग सिलेंडर में जो लाइन लिखवानी है वो भी इसमें लिखनी है? नहीं, इरेगुलर शेप की डिस्कशन आपकी सिर्फ इस पैराग्राफ के अंदर है। फिर ऊपर वाली कहाँ पे लिखनी है? वो याद करनी है मेजरिंग सिलेंडर कैसे यूज़ करते हैं। अगर जनरल क्वेश्चन है हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर तो उसके लिए ये कंप्लीट आंसर है। तो सर जो आपने भी क्वेश्चन लिखवाया था व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू टेक रीडिंग फ्रॉम मेजरिंग सिलेंडर, तो इसका हम आंसर नहीं लिखेंगे नोटबुक पे? लिखना चाहते हैं लिख लें, कम से कम आपको प्रिपेयर होना चाहिए। ओके सर वापस लिखवा दे, मेरे पास स्क्रीन कट गई थी। क्या कह रहे हैं? वापस लिखवा दे जो आपने पहले लिखवाया था मेथड वाला, वो मैंने नहीं लिखा, वो स्क्रीन कट गई थी। What is the correct method to take reading using measuring cylinder? इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक है?
हाउ टू यूज अ मेजरिंग सिलेंडर, इसका लास्ट पॉइंट जो डिस्कस हुआ है, द करेक्ट मेथड टू नोट द लेवल ऑफ अ लिक्विड, यहाँ से लेके एंड तक। और मेनिस्कस को भी अंडरलाइन कर लें कि मोस्टली लिक्विड्स का मेनिस्कस जो है उसका कर्व डाउनवर्ड होता है, जबकि मरकरी का कर्व अपवर्ड है। दिस इज ऑल अबाउट measuring cylinder. Our next topic is significant figures. यहाँ तक हमारे measuring instruments complete हो चुके हैं, जिसमें length measuring instruments, mass measuring instruments और volume measuring instrument हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो उन आंसर्स के ऊपर है जो हम किसी भी measuring instrument से गेन करते हैं। Significant figure is related to the values or measurements which we take using any instrument. Before discussing the significant figures, it is important to know that कोई भी रीडिंग जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि कितना इंस्ट्रूमेंट अच्छा है या हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, कोई उसमें एरर है या नहीं, बल्कि उसकी एक्यूरेट रीडिंग होना ये उस ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करती है जो रीडिंग ले रहा है। तो किसी भी मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है कि वो कितना एक्यूरेट है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसकी एक्यूरेसी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। दीज आर द 3 फैक्टर्स। द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट थिंग इज कि इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा क्वालिटी का है। सेकंड इज द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, जो बंदा उससे रीडिंग ले रहा है उसकी स्किल्स कैसी हैं, वो स्किलफुल है या फर्स्ट टाइम रीडिंग ले रहा है। जितना स्किल्ड मैन होगा, जितना स्किल्ड ऑब्जर्वर होगा, उतनी उससे रीडिंग अच्छी आने का चांस होगा, और जो फर्स्ट टाइम रीडिंग ले रहा होता है उससे एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड। इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा है, स्किल जो है बंदे की वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद हम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं, 2, 3, 5 रीडिंग्स तक ले लेते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ताकि अगर फिर भी कोई एरर है रह गया है वो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करने से वो कवर हो जाए। इसके साथ क्वेश्चन लिखें, on what factors does the accuracy in measuring a physical quantity depend? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसकी एक्यूरेसी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आपका स्टार्ट होता है, द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, और ये आपके फैक्टर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिस्कशन स्टार्ट करते हुए एक एग्जांपल को हम लेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट है, उसकी रीडिंग डिफरेंट स्टूडेंट्स लेते हैं और उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट आती हैं। डिस्कस जो हुई हुई है एग्जांपल, वो एक बुक की लेंथ मेजर की जा रही है मेजरिंग टेप से, और एक स्टूडेंट मेजर करके बताता है कि उसकी लेंथ है 18 सेंटीमीटर, और अब जो उसने 18 सेंटीमीटर वैल्यू बताई है, हो सकता है कि ये 1 और 8 इस डिजिट के अंदर, इस रीडिंग के अंदर, इस मेजरमेंट के अंदर 2 डिजिट्स हैं,
फर्स्ट डिजिट है 1 एंड सेकेंड डिजिट इज़ 8। 1 तो हमें नॉन है, ये एग्जैक्टली नॉन डिजिट है कि ये 1 तो बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन इस 8 पे डाउट हो सकता है कि क्या पता उससे कोई एरर हुआ हो, ये 18 रीडिंग ना हो सकता है 17 हो या 19 हो। तो हमारा ये एक नॉन डिजिट है और ये जो लास्ट डिजिट होता है ये हमेशा डाउटफुल होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर, इस रीडिंग के अंदर जो उस स्टूडेंट ने मेजरमेंट बताई है उसके अंदर एक एग्जैक्टली नॉन डिजिट है और एक डाउटफुल डिजिट है। वही स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट उसी बुक की रीडिंग लेता है, मेजरमेंट लेता है और वो आंसर बताता है 18.4 सेंटीमीटर। इसने हमें मेजरमेंट थोड़ी उससे ज़्यादा अच्छी दे दी है, पॉइंट में जाके हमें बता दिया है कि 18 एग्जैक्टली नहीं है, उस पॉइंट्स उससे कुछ ऊपर भी हैं। तो इस टाइम पे इस मेजरमेंट के अंदर 3 डिजिट्स हैं। लास्ट डिजिट जो होता है हमेशा डाउटफुल होता है, बाकी जितने डिजिट्स होते हैं वो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस रीडिंग में ज़्यादा एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। 18 श्योर हो चुका है कि उस बुक की लेंथ जो है वो 18 एग्जैक्ट है। अब ये जो 0.4 है इस पे डाउट है, हो सकता है कि ये 0.5 हो, 18.5 हो, 18.6 हो, 18.3 हो। सो हमने ये जो डिजिट्स बढ़ाए हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज हुए एक्चुअली, और जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज हुए हैं उतनी हमारे पास रीडिंग एक्यूरेट आ रही है। सर ये जो आपने हेडिंग अभी आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा था, हाउ कैन वी मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स, इसका लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन से लेके थ्रेड तक है या सिलेंडर तक है? How can you measure the volume of an irregular shape object? Take some water in a graduated measuring cylinder, यहाँ से लेके एंड तक आएगा। डिस्कस कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, डिफरेंट रीडिंग्स आ रही हैं हमारे पास। एक थर्ड स्टूडेंट है जो रीडिंग लेके बताता है कि 18.425 सेंटीमीटर रीडिंग है, और इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हो रहा है वो मेजरिंग टेप है। कैन एनीवन टेल कि ये 18.425 रीडिंग मेजरिंग टेप से आ सकती है? सर मैं बताऊं? यस, जी जी बताएं। ये सर भी आपने खास से पूछा था कि जो है ये 18.425 रीडिंग आ सकती है क्या उससे? वैसे बड़ी श्योर नहीं आ सकती, क्योंकि वो उसकी जो है वो 1/10 मिलीमीटर वो कर सकता है नहीं, काउंट। सेंटीमीटर में ये रीडिंग कहाँ तक करेक्ट हो सकती है? ये 18.4 तक करेक्ट हो सकती है, आगे 2 और 5 सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं हो सकती? सर जो है ये रीडिंग ली नहीं जा सकती है, ये लास्ट और डिजिट है इनकी रीडिंग ली नहीं जा सकती मेजरिंग स्केल के जरिए। मेजरिंग टेप को यूज करते हुए हम इस्तेमाल हुआ इतने है डिजिट्स नहीं ले के आ सकते। वाई? क्योंकि लीस्ट काउंट हमारे पास है मेजरिंग टेप का 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट हम मेजरिंग टेप से मेजर करके बता सकते हैं। उसके बाद 2 और 3 डिजिट्स अगर मेजर करने हैं तो हमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज पे मूव करना है। दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि 18 तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स थे, लेकिन 4 जो है ये डाउटफुल डिजिट है, 25 ये रीडिंग आ ही नहीं सकती। द मेजरमेंट जो हमने पहले जो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस की है 18 सेंटीमीटर, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकेंड रीडिंग जो ली है इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और ये जो थर्ड रीडिंग ली गई है इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं। 2 एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं और एक जो है वो डाउटफुल डिजिट है।
ये 2.5 जो है ये मेजरिंग टेप से रीडिंग आ ही नहीं सकती। दैट्स व्हाई वी हैव स्टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यही इन पैराग्राफ में यही डिस्कशन है। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? अभी हमने डिस्कस किया है कि लीस्ट काउंट की बेस पे हम बताते हैं कि लीस्ट काउंट उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या था, उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स आंसर में कितने हैं और डाउटफुल डिजिट्स कौन सा है और टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या बन सकते हैं। अगर यही रीडिंग हम ले रहे होते यूजिंग वर्नियर कैलिपर तो फिर हम कह सकते थे कि इस मेजरमेंट के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स 18.4 184 और जो लास्ट डिजिट 2 आ रहा है दिस इज द डाउटफुल डिजिट। हो सकता है ये 43 हो या 41 हो। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। अब हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स पे आ सकते हैं और अगर यही रीडिंग ऐसी ही कोई रीडिंग स्क्रू गेज से ले रहे हों तो सेंटीमीटर में हम डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक रीडिंग ले सकते हैं। तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 आर एक्यूरेटली नोन एंड द लास्ट वन इज 5 इज द डाउटफुल डिजिट। ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये और इनके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनको आप एमसीक्यू के लिए भी हाईलाइट कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी करें कि 18.425 सेंटीमीटर जो रीडिंग हमने ली है एक मेजरिंग टेप से, उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों नहीं हैं, 3 क्यों हैं? इसका आंसर यहाँ से लिखा हुआ है, इट इज़ बिकॉज the reading of these last digits cannot be justified using a ruler. Measurements up to third or seventh or even second decimal place is beyond the limit of the measuring instrument. Or you can say that it is beyond the limit of the least count of that instrument. सर क्वेश्चन एक बार भी बोले। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कोई भी बन सकती है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 18.425 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और क्यों हैं, या अगर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये इस रीडिंग के अंदर 5 डिजिट्स हैं लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 या 4 क्यों हैं, उसकी रीज़न बताएं। तो वो रीज़न आप आगे बता देंगे। स्टेटमेंट किसी भी टाइप की बन सकती है। इसका मतलब ये है कि जो हमने 3 एग्जांपल्स डिस्कस की हैं उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ रहे हैं उतनी हमारे पास मेजरमेंट ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो हमने अगर कोई मेजरमेंट ज़्यादा अच्छी लेनी है तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही ज़्यादा होने चाहिए। एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। और वो हम मेजरमेंट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम एक ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट या लीस्ट काउंट जिसका कम हो ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें। The significant figures are all the digits that are known accurately. Significant figures वो होते हैं जो सारे accurately known digits हों and the one estimated digit, इसको हम doubtful digit भी कहते हैं। सारे accurately किसी भी रीडिंग के अंदर सारे accurately known digits and the one estimated or the doubtful digit, अगर ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली गई है, स्क्रू गेज से रीडिंग ली गई है, तो इसके अंदर 4 एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होंगे एंड 1 विल बी द डाउटफुल डिजिट और द एस्टिमेटेड डिजिट। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स ग्रेटर प्रिसीजन। जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे उतनी हमारे पास रीडिंग मेजरमेंट प्रिसाइज होगी, एक्यूरेट होगी। The following rules are helpful in identifying significant figures. ये significant figures की definition आप यहाँ से लिख सकते हैं। The significant figures are all the digits that are known accurately and the estimated digits. More significant figure means greater precision. We will highlight the definition.
अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की है उसमें एक ही रूल पड़ा है कि अगर हमें इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता है, इंस्ट्रूमेंट पता है किस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले रहे हैं, और सेकंड उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट हमें पता है, तो हम बता सकते हैं कि मेजरमेंट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मुझे पूछना था कि मेजरिंग सिलेंडर का लॉन्ग क्वेश्चन ही बनेगा बस? किसी भी टाइप का आ सकता है, लॉन्ग में आ जाए तो पहले आपने उसको डिफाइन करना है, उसका पर्पस बताना है, और फिर हाउ टू यूज सर बता देना है। ओके सर। और सर आप होमवर्क का बता सकते हैं कि आप किस किस का रिसीव हुआ था, क्योंकि मुझे देखना है कि आपको मेरा रिसीव हुआ था कि नहीं। नहीं, मैं अभी तक चेक नहीं कर सका। ओके। जिनको इशू है वो मुझे इनबॉक्स करके पूछ लें, मैं बाद में चेक करके उनको बता दूंगा कि रिसीव हुआ या नहीं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर्स? सर यस प्लीज। सर ये इस तरह के जो है अगर जितना भी होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के आखिरी वाला जो फिगर नंबर होगा वो जो है वो है डाउटफुल डिजिट है, लेकिन उससे पीछे वाले सारे के सारे जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो जो है सारे एक्यूरेटली नोन है। इस तरह वहाँ भी है। जी, जब लीस्ट काउंट हमें पता हो हम उसकी बेस पे ये बताते हैं कि एक तो कितने डिजिट्स इसमें आ सकते हैं, और सेकंड ये कि इसमें एक्यूरेटली नॉन कितने हैं। लीस्ट काउंट के बाद हम बताएंगे कि एक्यूरेटली नॉन कितने हैं और डाउटफुल कितना है। डाउटफुल एक ही होना है, और एक्यूरेटली नॉन जो है वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट कितना छोटा या कितना बड़ा है। सर यस। ओके सर। सर जो आपने जितना भी काम दिया है, ये वाला फैक्टर्स वाला, ये डेफिनेशन और ये रीजन और ये मेजरिंग सिलेंडर वाला, इरेगुलर शेप वाला, ये सारा वो हमने रजिस्टर्स पे करना है ना? यस, रजिस्टर पे करेंगे, क्लास एंड होने दें फिर डिस्कस कर लेते हैं कौन सा रजिस्टर क्या है और कौन सा आपने प्रिपेयर करना है। ओके। यहाँ तक जितनी डिस्कशन हुई है वो सिर्फ उस चीज़ की हुई है कि हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पता है और उसका लीस्ट काउंट भी पता है। लेकिन ऐसे भी होता है कि हमें नंबर्स दे दिए जाते हैं कि इन नंबर्स में बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ना तो हमें ये पता है कि किस इंस्ट्रूमेंट से ये वैल्यू ली गई है, और ना ही हमें लीस्ट काउंट पता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स की बेस पे बताएंगे कि कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट है और कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है। द फॉलोइंग रूल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। नॉन-जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। इट मीन्स ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स होंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं टिल 9। ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके एग्जांपल यहाँ पे है, डिजिट्स अदर देन ज़ीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। 27 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब हम ना लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं ना इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। 27 के अंदर दो डिजिट्स हैं 2 एंड 7, नॉन ज़ीरो हैं इसलिए दोनों सिग्निफिकेंट हैं। 275 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ज़ीरो कोई नहीं है इसलिए ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। अब हम अगर ये देखना चाहें कितने एक्यूरेटली नॉन है और कितने डाउटफुल है, तो डाउटफुल हमेशा एक होगा और बाकी जितने होंगे वो एक्यूरेटली नॉन होंगे। तो सेकंड एग्जांपल जो है इसमें दो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं और 5 जो 1 है 1 डिजिट, ये डाउटफुल डिजिट है। सेकंड रूल इज ज़ीरो बिटवीन। अब सारी डिस्कशन ज़ीरो की होनी है कि ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं होगा। नॉन ज़ीरो तो क्लियर हो गया, वो हमेशा सिग्निफिकेंट है। Zeros between two significant figures are also significant. ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर आ रहा होगा तो वो भी सिग्निफिकेंट है। 5 और 7 के बीच में ये ज़ीरो आ रहा है, दैट्स वाई देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस रीडिंग 2705। अब ये ज़ीरो अगर एंड पे आ रहा है या स्टार्ट में आ रहा है उसकी डिस्कशन होगी। फाइनल
और ending zeros on the right in decimal fraction are significant. डेसिमल में जो नंबर लिखा होगा उसमें राइट साइड पे एंडिंग जीरोस जो होंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। ये एग्जांपल है 2750 275.00। अब ये डेसिमल्स के राइट साइड पे एंडिंग जीरोस हैं, these are also significant, so there are 5 significant digits। अब लेफ्ट साइड की डिस्कशन होनी है डेसिमल की। zeros used for spacing the decimal point are not significant। डेसिमल पॉइंट प्लेस करने के लिए जो जीरोस हम लगाते हैं, इट मीन्स के जो लेफ्ट साइड पे जीरोस हैं डेसिमल पॉइंट प्लेस कराने के लिए वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। 0.027 वैसे इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट कितने हैं? ये 2 जीरोस प्लेस किए गए जस्ट फॉर placing the decimal, that's why these two are not significant and there are only 2 significant digits in this measurement or in this reading। Any question from these points? आगे एक और एग्जांपल दी हुई है, ये नंबर है 0.002070। वही सारे रूल्स अप्लाई करें। डेसिमल में नंबर है, लेफ्ट साइड पे जितने जीरोस हैं डेसिमल पॉइंट के लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। पहला सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया 2। सेकंड ये 0 सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में है। थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट है 7 क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है। और एंडिंग ज़ीरो जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे होगा वो भी सिग्निफिकेंट होता है। दैट्स व्हाई देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस एग्जांपल। इन होल लास्ट पॉइंट है, in whole numbers that end in 1 or more zeros without a decimal point। whole number यानी कि नंबर डेसिमल में नहीं है और उसके एंड पे एक या दो एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, यानी कि 1000 है, 2000 है, 25000 है, कोई भी वैल्यू है, डेसिमल में नहीं है, होल नंबर फॉर्म में है और उसके एंड पे ज़ीरोज़ हैं। These zeros may or may not be significant। ये zeros significant हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। In such cases, it is not clear which zeros serve to locate the position value and which are actually parts of the measurement। In such case, express the quantity using scientific notation to find the significant zeros। ऐसे केस के लिए हम उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और फिर बताएंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। इस पॉइंट की जो 5th पॉइंट है इसकी एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस नहीं हुई हुई, लेकिन कल जब हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल भी डिस्कस कर लेंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दीज पॉइंट्स? इस टॉपिक के साथ क्वेश्चन लिखें। व्हाट आर significant figures? How can we find these?